हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास के आज मैं आपके लिए टॉप 200 प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप ये 200 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इन 200 के 200 प्रश्नों को रट लें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ये अमृत है 200 प्रश्न, ठीक है। आपको ये 200 के 200 प्रश्न पूरे देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दो चीनी यात्री आए थे, एक तो फायान आया था, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एक आया था दोस्तों हेनसान, ठीक है। कौन था? हेनसान। और ये हेनसान आया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय। तो आपको याद रखना है से है, यानी कि हेनसान है वो हर्षवर्धन के समय आया था और फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इसका। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? यानी कि कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। तो इसका आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में कौन अधिक सबसे प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो है कालिदास। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वरामीर और वररुचि। ये 9 दोस्तों रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध था ये कालिदास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। और देखिए कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों पुस्तकें हैं ये दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप दोस्तों इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या उपाधियां हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो देखिए परम भागवत, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम, विक्रमांक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उज्जैन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 6 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार है वो कहां से कहां तक हो गया, वो अपने को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी समुद्र तट तक, यानी कि पश्चिमी समुद्री तट तक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य विस्तार है वो हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी, तो किसकी प्रशंसा की थी? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी।
और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें समुद्रगुप्त की संपूर्ण जानकारी है वो मिलती है इस लेख में। आगे देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो सीधा सा है, गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, गुप्त संवत की स्थापना है वो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अच्छा प्रश्न है। बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवंती। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवंती। आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो दोस्तों कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी? तो वो था दोस्तों साइरस। कौन था? साइरस। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साइरस। आगे देखिए, सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो वो है दोस्तों इसमें सिद्धार्थ है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो दोस्तों कब और कहाँ पर हुआ था, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 623 ईस्वी पूर्व। 623 ईस्वी पूर्व में दोस्तों लुम्बिनी में, कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण है वो क्या माना जाता है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, दूसरा है बाढ़ों का आ जाना, तीसरा है विजातियों का आक्रमण। इन तीनों की वजह से, ये 3 प्रमुख कारण है दोस्तों, इन्हीं की वजह से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन उपयुक्त सभी कारण। नेक्स्ट, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो धर्म है वो मुख्यतः किस पर आधारित था? तो वो है मातृ देवी की पूजा पर, यानी कि मातृ सत्तात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे दोस्तों तांबा, टिन और कांस्य से बनाए जाते थे। ठीक है,
तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। अशोक के किस यानी कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीवर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीवर। ठीक है, आगे देखिए इसमें जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी। तो जैन ग्रंथों की रचना है ये कौन सी लिपि में हुई थी, तो प्राकृत लिपि में हुई थी जैन ग्रंथों की रचना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से पहला धातु था। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से पहला धातु था, तो कौन सा था पहला धातु, तो वो था दोस्तों तांबा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है। तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से, ऋग्वेद संहिता से लिया गया है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और करीबन 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है। देखिए परुष्णी है ये इसका वर्तमान नाम है रावी। क्या नाम है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 26 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किंतु दोस्तों लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को दोस्तों अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु लोहे का ज्ञान है वो नहीं था। तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग सेव थे। कौन थे, सेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 28 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए हैं। इन नगरों की संख्या बताई कितनी जाती है। दोबारा देखिए, अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए। इन नगरों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों 3। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नगरों की संख्या कितनी थी, 3। आगे देखिए हड़प्पा एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला। यह स्थान दोस्तों कहाँ पर है, तो ये स्थान है दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। तो दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, राखलदास बनर्जी। आगे देखिए इसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो दोस्तों 12,99,660 वर्ग किलोमीटर पर ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये फैली हुई थी। और इस सभ्यता का अगर विस्तार देखें अपन, तो देखिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दोस्तों ये विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है डी नंबर का ऑप्शन
डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के 2 आब तक। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखलदास बनर्जी ने सन कौन सी सन में लगाया था इसका पता? तो ये लगाया था दोस्तों 1920 में पता लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 32 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य है, ये कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौन सी नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो? तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से? तो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार व स्नानागार मिले हैं, और सूती वस्त्र भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधी भाषा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 35 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। ठीक है, इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की इस सभ्यता ईसा से यानी कि लगभग कितने वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है? तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा करीब 3000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी दोस्तों बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोध गया, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंताओं की गुफा में चित्र है वो किस काल के हैं? तो वो है गुप्त वंश के चित्र हैं दोस्तों इसमें अजंता की गुफाओं में। ठीक है, गुप्त वंश के काल के चित्र हैं। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों क्या थी प्रमुख विशेषता? वो है उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन इसकी प्रमुख विशेषता थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 40 नंबर प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो देखिए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? यानी कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो ये जाता है दोस्तों कौन से युग को? तो ये गुप्त युग को जाता है इसका श्रेय। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था?
गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नालंदा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? तो ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, तो वो कौन सा युग था? तो वो था दोस्तों इसमें गुप्त युग। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कौन था। तो ये था दोस्तों वाघभट्ट। कौन था? वाघभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम है। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो वो कौन सा है वो प्रसिद्ध नाम? तो वो है दोस्तों आर्यभट्ट। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म सिद्धांत दिया था किसने? तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश है वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था दोस्तों इसमें गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है वो कौन सी है इनमें से? तो वो है दिनार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर दिनार। आगे देखिए, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो कौन से काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों के बराबर थी। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया? तो सीधा सा है, हर्षवर्धन के समय कौन आए थे? हेनसान। तो हेनसान ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहां पर अध्ययन भी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक कृषि, ठीक है, नगर नियोजन, व्यापार एवं उद्योग, ये तीनों तो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन चारागाही अर्थव्यवस्था ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं थी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कांस्य काल से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से काल की थी? तो ये कांस्य काल की। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य काल। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? तो ये मिला है दोस्तों कौन सी नदी के तट पर? तो ये है सिंधु नदी के तट पर। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मुहरें मिली है। ये मुहरें हड़प्पा की सभ्यता में दोस्तों मेसोपोटामिया की मुहरें मिली है। ये मुहरें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक हैं। बिल्कुल सही है। इस बात की द्योतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। भाई मोहरें मिली है तो इसका मतलब व्यापार होता था। ठीक है,
तीसरा है, इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं मोहरे बनाना नहीं जानते थे। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो यानी कि ए और बी इसमें बिल्कुल सत्य है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार है वो कैसा था, तो ये आकार था दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसा था, त्रिभुजाकार। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः किसका इस्तेमाल करते थे, तो ये करते थे दोस्तों लकड़ी के हल का, यानी कि लकड़ी का हल यानी कि फाल का प्रयोग करते थे। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता लगता है कि, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई से मिले अवशेषों से पता लगता है कि दोस्तों इनके मकान प्राय 2 मंजिल के होते थे। दूसरा है, देखिए, इनके मकान प्राय 1 मंजिल के होते थे, ये गलत हो जाएगा। और देखिए, हर मकान के आंगन, स्नानागार और रसोई होती थी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ए और सी इसमें सही है। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 2 मंजिल के मकान थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूर्ति पूजक। ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा के निवासी किस युग के थे। हड़प्पा के निवासी है वो कौन से युग के थे, तो ये दोस्तों ताम्रपाषाण युग के थे हड़प्पा के निवासी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है क्या है, तो वो है हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मुहरे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में व्यापार की भी दोस्तों जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। गेंडा, सांड और ऊंट, इन तीनों से परिचित थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मोहनजोदाड़ो में मिली है ये। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिली एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विद्वान अन्नागार यानी कि अन्न रखने का भंडार मानते हैं। तो दोस्तों ये पक्की ईंटों से बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे थे। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किस बातों में आगे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी बातों में आगे थे, तो ये थे दोस्तों कपास की खेती में, उत्तम नगर आयोजन में, पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों इसमें सही है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस फसल से अनभिज्ञ थे। हड़प्पावासी किस फसल से अनभिज्ञ थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गन्ने से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गन्ने से। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे दोस्तों निरामिष और सामिष दोनों का सेवन करते थे। निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 66 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। तो लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो है नृत्य तथा गायन था।
एवं पासे यानी कि चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मनोरंजन का साधन था, नृत्य, गायन और पासे खेलने पासे खेलने में भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। मैंने आपकी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मोहनजोदड़ो सभ्यता से दोस्तों सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 68 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो दोस्तों कौन से स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रोपड़, कोटदीजी और चंदहुड़ो। इन तीनों स्थानों से दोस्तों दुर्ग के अवशेष मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 69 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों थोड़ी देर पहले ही कि अन्नागार, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े कमरे थे जो पक्की ईंटों से बने हुए थे, वहां पर अन्न रखने का कार्य किया जाता था। ठीक है, तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वे लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा तो करते थे और दोस्तों साथ ही में नगर निर्माण कला में पारंगत थे। नगर निर्माण कला में पारंगत थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वे दोस्तों नगर निर्माण कला में पारंगत थे और मूर्ति पूजा भी करते थे। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से मूर्ति पूजा करते थे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है वो क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए भयावह भूचाल रहा होगा, भारी हमला रहा होगा, अनेक प्राकृतिक विपत्तियां रही होगी। तो दोस्तों ये अभी अज्ञात है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है अभी तक ये अज्ञात है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि है वो कौन सी थी? तो देखिए उनकी लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है उनकी लिपि है वो कौन सी है, ये दोस्तों अभी तक अपने को ज्ञात नहीं हुई है, यानी कि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में किए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल यानी कि धान की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्ववेताओं को संदेह है। यह संदेह व्यक्त किया है दोस्तों किसने किया है? ये संदेह व्यक्त किया है दोस्तों डॉक्टर A.L. बासम ने व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है डॉक्टर A.L. बासम ने? तो देखिए ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग हैं वो कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल की भी फसल उगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्त किया है डॉक्टर A.L. बासम ने। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार है वो कैसे करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो यहाँ पे देखिए
जलाकर करते थे, बिल्कुल करते थे। गाड़ कर करते थे, बिल्कुल करते थे। ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इन तीनों का प्रयोग करते थे वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उक्त सभी प्रकार से करते थे शवों का अंतिम संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग हैं उन्हें दोस्तों संहिता अथवा मंत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, ये भी इसमें सही है। आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है, ये भी इसमें सही है, यानी कि तीनों ही कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों कहे जाते हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से जो भाग हैं उन्हें, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से इनसे जो भाग हैं उन्हें दोस्तों संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त तीनों कहे जाते हैं। आगे देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ज्ञान, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में यहाँ पे देखिए, वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्स मुलर, विंटरनीत्ज प्रभृति विद्वानों ने अलग अलग मत है वो व्यक्त किए हैं। श्री तिलक ने श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से है। तो वैदिक साहित्य का रचना काल है वो पंडित श्री तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार दोस्तों जो वैदिक साहित्य है ये 10,000 वर्ष पहले का है। अब का है 10,000 वर्ष पहले का है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है। भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों किसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राथमिक सोपान, ये माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है। तो डॉकयार्ड होने का जो आधार है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो लोथल में। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि व्यापार करने के लिए जो बंदरगाह था यानी कि डॉकयार्ड, ठीक है, वो कहाँ पर था, लोथल में। और लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भोगवान नदी के किनारे है। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो एक लाइन में दाहिने से बाएं ओर और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। समझ में आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो एक लाइन में दाहिने ओर से और दूसरी लाइन में बाएं ओर से लिखी जाती थी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में दोस्तों कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे क्योंकि इस घाटी के स्थानों में कुछ मुहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है। खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबके बाद का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बनवाली। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनवाली। आगे देखिए, हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था।
हड़प्पा में खुदाई का काम है वो दोस्तों किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने कराया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का काम करवाया था। कब करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था 1921 में। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? तो दोस्तों रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है अभी इसकी स्थिति हड़प्पा की? तो मोंटगोमरी पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का संकेत करता है? देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर तो कितना था? लंबा। 11.88 मीटर तो लंबा था। और दोस्तों 7.1 मीटर है ये दोस्तों चौड़ा था। 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर है वो क्या था? गहरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नत शहरी नगर योजना का, उन्नत शहरी नगर योजना का संकेत करता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों किससे? तो ये टेराकोटा फिगर से, टेराकोटा फिगर से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेराकोटा फिगर से। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये कालीबंगा में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो अग्नि वेदिकाएं दोस्तों कौन से स्थान पर मिली है? तो ये मिली है लोथल और कालीबंगा में। लोथल और कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बी और सी दोनों। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें चंदोहड़ो। ठीक है, चंदोहड़ो। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंदोहड़ो। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 91 नंबर प्रश्न है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने पुरोहित के साथ विघेद माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों किसमें? तो ये सतपथ ब्राह्मण में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा नगर है वो प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से है? तो वो है दोस्तों रंगपुर। ठीक है, कहाँ पर है ये? रंगपुर। तो ये है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में। और यहाँ पर चावल की भूसी मिली है, गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना, रंगपुर। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? यानी कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों घोड़ा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घोड़ा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग हैं वो किसका प्रयोग नहीं करते थे? तो दोस्तों सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत थी, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत है वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों महास्नानागार। मैंने अभी आपको बताया था महास्नानागार। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? तो ये रुक गया दोस्तों 1900 ईसा पूर्व के समय रुक गया। ठीक है, तो इसमें
डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार है ये दोस्तों कहाँ पर मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। मैंने अभी आपको बताया था 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो में मिला है ये, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 98 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करते हुए की मूर्ति बनी है। तो किसकी बनी है? वो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति। तो ये मिली है दोस्तों, कांस्य मूर्ति है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है? तो देखिए, समाज मातृ प्रधान था, समाज मातृ प्रधान था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सैंधव समाज है वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। मोहनजोदाड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों, वो है बड़ा स्नानागृह, ठीक है, बड़ा स्नानागृह। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, 100 प्रश्न तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 100 प्रश्न और बाकी हैं, तो दोस्तों आपको मेरे साथ में चलना है, 100 प्रश्नों का और भी टेस्ट देना है। टोटल इसमें 200 प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप इन प्रश्नों के पढ़ने के बाद में कोई सा भी परीक्षा दे लेना, ठीक है। और आपका एक भी प्रश्न है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, वो गारंटी है गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे साथ में चलते रहिए और 200 प्रश्नों का आपको पूरा देखना है। देखिए इसमें महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? तो कौन से बौद्ध देवता की प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए, भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी की दोस्तों पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 102 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में असत्य कथन को इंगित कीजिए। तो असत्य कथन दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे 2 या 3 छेद वाले तख्त सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। मन के बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र भगत राव नदी के किनारे पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। और देखिए इसमें कुवैत के समीप फैला स्टेटाइट की मुहरें प्राप्त हुई है, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें भगत राव नदी गलत दे रखा है। आगे देखिए, जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में से कौन उत्तरदायी कारण नहीं था? तो कौन उत्तरदायी कारण नहीं था? तो वो है दोस्तों उनके नैतिक धर्म की संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। ये दोस्तों जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में से दोस्तों ये कारण नहीं था। बाकी हिंदू धर्म आत्मसातकारी शक्ति, विदेशी आक्रांताओं और अन्य लोगों द्वारा उनके मंदिरों का निवास, बाकी तीनों इसमें सही है। सी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख होता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख है वो किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों कामंदकीय नीति शास्त्र। कामंदकीय नीति शास्त्र में गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख है वो मिलता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेनसान के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो किसका उल्लेख है वो नहीं मिलता? तो देखिए कान्यकुब्ज, नालंदा, प्रयाग, इन तीनों का दोस्तों उल्लेख मिलता है हेनसान के विवरणों में, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों वत्स भट्टी। इसको वत्स भट्टी और वासुल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। 107 नंबर प्रश्न है, राजेश्वर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है तो ये होता है दोस्तों काव्य मीमांसा में। किसमें? काव्य मीमांसा में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ एवं शासनहर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ एवं शासनहर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ये किससे है? तो ये राजदूतों से है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजदूतों से। 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निसृष्टार्थ शब्द का प्रयोग है। अधोलिखित में से ये किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे दो, देखिए कौन सा है? निसृष्टार्थ ये शब्द है, ये दोस्तों संदेश वाहकों के लिए है। किसके लिए? संदेश वाहकों के लिए। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, संदेश वाहकों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है। तो दोस्तों किस विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अल मसूदी ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अल मसूदी। 111 नंबर प्रश्न है, कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ ने शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ में शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मालविका अग्निमित्रम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीक जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे वराहमिहिर की व्रत संहिता से दोस्तों अपने को विज्ञान संबंधी, ठीक है, विज्ञान संबंधी जानकारी तकनीक प्राप्त होती है। तो इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था? तो वो है दोस्तों पारसिपोलिस के बेहिस्तून अभिलेख द्वारा। पारसिपोलिस के बेहिस्तून अभिलेख द्वारा दोस्तों यह जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 114 नंबर का प्रश्न है, एओल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीयों की विजय का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख के रचयिता थे, तो इस अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो ये थे दोस्तों रवि कीर्ति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रवि कीर्ति। आगे देखिए, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता दोस्तों सैनिक कुलीन तंत्र जैसी लगती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? तो क्या था? तो खेती करना था मुख्य व्यवसाय ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बहुविवाह प्रथा थी। तो ये दोस्तों केवल राजवंशों में थी बहुविवाह प्रथा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल राजवंशों में। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किसी एक का भाग कहा जाता है कि यह शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किसी एक का भाग है कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद का है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु यह व्यवस्था
वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु यह व्यवस्था दोस्तों जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत। वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें ऋग्वेद है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? तो यहाँ पे देखिए आर्य वस्तुतः की प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल सही है। आर्य प्राकृतिक शक्तियों की दया और कृपा के आकांक्षी थे, बिल्कुल सही है। आर्य एकेश्वरवादी थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आर्य है वो एकेश्वरवादी नहीं थे, ठीक है, और बहुईश्वरवादी थे। यहाँ पे देखिए आर्यों के जीवन में सदाचार की बड़ी महत्ता थी, तो वो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है वो इसमें गलत है। 122 नंबर प्रश्न है, आर्यों की प्रारंभिक जीवन निर्भर था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन है वो किस पर निर्भर था? तो ये पशु चरण पर दोस्तों ये प्रारंभिक जीवन है, ये निर्भर था आर्यों का। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों तथा उपवेदों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों 8। कितनी है? 8। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो दोस्तों कौन सा है? यानी कि वो है दोस्तों ऋग्वेद। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से पहले 3 वेद ही माने गए थे। वेद त्रयी काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है। वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया चौथा वेद कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा है? अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये पहले 3 ही वेद माने गए थे, लेकिन फिर बाद में चौथा वेद जोड़ा गया इसमें, वो है अथर्ववेद। इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, तक्षशिला की जनता का बिंदुसार के शासन के विरुद्ध विद्रोह का कारण क्या था? तक्षशिला, अच्छा प्रश्न है। तक्षशिला की जनता का बिंदुसार के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह का कारण क्या था? तो वो है भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार। भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें तीर्थ से क्या तात्पर्य है? तीर्थ से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको बोलते थे दोस्तों तीर्थ। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कभी आप बोल दो कि पवित्र स्थान, ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो पवित्र स्थान। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली है ये दोस्तों चाणक्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं भारत का मैकियावेली। आगे देखिए, 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों 10 राजन युद्ध है, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये परूषणी, यानी कि इसका वर्तमान नाम है रावी। ठीक है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर? तो देखिए कुशीनगर। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। देखिए 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे मिलिंद पन्हो है वो क्या है? तो ये धार्मिक संभाषण है। क्या है? धार्मिक संभाषण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मण क्या है? यहाँ पे देखिए ब्राह्मण है वो क्या है? तो ये वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है। वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है ब्राह्मण। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रस्तर धातु युग में। प्रस्तर धातु युग से, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तर धातु युग।
आगे देखिए, अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी? अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंतिम जैन सभा यानी कि अंतिम का मतलब क्या हो गया, सीधा सा है। देखिए, दो जैन महासंगीतियाँ हुई थी, ठीक है। पहली जो जैन संगीति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और दूसरी जैन संगीति हुई थी दोस्तों वल्लभी में। ये दो ही जैन जैन संगीति हुई थी। तो यहाँ पे अंतिम जैन सभा हुई थी तो ये वल्लभी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता है वो कौन नहीं है? तो वो है दोस्तों कृष्ण। कृष्ण है, ये वैदिक देवता नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता है वो क्या थी? तो वो है नगर योजना। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, नगर योजना। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा हुआ था? आदि ग्रंथ का संकलन है ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था दोस्तों गुरु अर्जुन देव के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें आर्ष विवाह है। किस नाम से जाना जाता था? तो आर्ष विवाह के नाम से। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, आर्ष विवाह। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान किस विवाह के नाम से किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? आर्ष विवाह, ठीक है। आगे देखिए, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद करने वाला था, यानी कि नल दमयंती की फारसी भाषा में की कहानी का फारसी भाषा में अनुवाद है वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों फेजी ने। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, फेजी। नेक्स्ट है 141 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले के नहीं हैं? प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले के नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें यह लैकुलिस का जन्म स्थान। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्राचीन भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले के नहीं हैं? तो किसके पहले के नहीं हैं? तो वो है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के नहीं हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, शैव धर्म के इतिहास में कार्यावरोहण का क्या महत्व है? शैव धर्म के इतिहास में कायारोहण का क्या महत्व है? तो दोस्तों क्या महत्व है? तो यहाँ पे देखिए, यह लैकुलिस का जन्म स्थान था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, क्षेत्रीय जन योद्धे निम्नलिखित में से किस देवता के उपासक थे? तो कौन से देवता के उपासक थे? तो ये दोस्तों कार्तिकेय के उपासक थे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेलियोदोर के बेसनगर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें केवल वासुदेव का उल्लेख मिलता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मामले यानी कि जैन धर्म मानने वाले तथा जैन धर्म का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें चालुक्य, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। तो दोस्तों कितने अंग? तो इसमें 12 अंग थे। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन दर्शन का निम्नलिखित में से किसके निकट का साम्य है? तो किसके निकट का साम्य है? तो ये है दोस्तों योगाचार का। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, योगाचार। नेक्स्ट है, निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? तो ये दोस्तों जैन से है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, असत्य कथन इंगित कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेही में भवन निर्माण में पक्की ईंटें प्रयुक्त हुई थी। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये कथन है ये यहाँ पे असंगत है, ठीक है। बाकी के 3 हैं वो इसमें बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए 150 नंबर प्रश्न है, उत्खनन के दौरान
पाए गए उत्खनन के दौरान पाए गए बांटों में एक रूपता नहीं है, अनेक प्रकार के बांटों में सर्वाधिक बांट किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक बांट है ये कौन से प्रकार के प्राप्त हुए हैं, तो ये दोस्तों धनाकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलअत किस वर्ष प्राप्त की थी। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलअत किस वर्ष प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1229 ईस्वी में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नानक का जन्म यानी कि गुरु नानक का जन्म है वो दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों तलवंडी में। कहाँ पर है, तलवंडी में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी, तो चंदेल शासकों की राजधानी थी दोस्तों महोबा। कौन सी थी, महोबा। आपने सुना होगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय महोबा का शासक था परमर्दी देव, और परमर्दी देव के दो वीर सेनानायक थे जिसका नाम था दोस्तों आला और उदय। ये दोस्तों उस युद्ध में दोस्तों मारे गए थे। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर का दूसरा नाम क्या था, तो विजयनगर का दूसरा नाम क्या था, तो वो था दोस्तों हम्पी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हम्पी। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंदी कौन था, तो बाबर का प्रतिद्वंदी था दोस्तों इसमें राणा सांगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राणा सांगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष हराया था, तो कौन से वर्ष हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल में जन्म पर विश्वास नहीं रखता है, तो कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल में जन्म पर विश्वास नहीं करता है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन तो वो है बौद्ध ग्रंथ महावंश। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8वीं शताब्दी में देवल क्या था, तो देवल क्या था 8वीं शताब्दी में, तो ये दोस्तों बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह है। आगे देखिए, किस राजा के पास अशोक ने राजदूत नहीं भेजा था, किस राजा के पास अशोक ने राजदूत नहीं भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए मार्क्स के पास में भेजा था, एंटीगोनस गोनोटोस के पास में भेजा था, टालेमी फिलोडेल्फस तो इसके पास में भेजा था, लेकिन यूथिडेमोस के पास में नहीं भेजा था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है, गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है, तो दोस्तों यवन आक्रमण का उल्लेख है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए हैं, तो खजुराहो के मंदिर हैं ये दोस्तों महोबा के चंदेल शासकों के द्वारा दोस्तों खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मामल्लपुरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें देखिए मामल्लपुरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये शिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किस भारतवर्ष किस उद्देश्य से आया था, चीनी यात्री फायान भारतवर्ष किस उद्देश्य से आया था, तो ये आया था दोस्तों वो है प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने। ठीक है, प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए चीनी यात्री फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र किसे माना जाता है, मेहरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों किसे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे देखिए, महासत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियों पर
कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियों पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी है ये किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्य राज्य की राजधानी थी वातापी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समुद्रगुप्त की धर्म विजय के समय कौशल का राजा कौन था? समुद्रगुप्त की धर्म विजय के समय कौशल का राजा कौन था? तो दोस्तों कौन था कौशल का राजा? तो वो था दोस्तों महेंद्र। कौन था? महेंद्र, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो राजतरंगिणी लिखी थी दोस्तों कल्हण ने। किसने? कल्हण ने, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किसने परिसीमित की थी? हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किसने परिसीमित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? इलाहाबाद प्रशस्ति है ये दोस्तों हरिसेन के द्वारा रचित है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट है वो कौन था? तो ये खगोल शास्त्री था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र है ये दोस्तों बाणभट्ट ने लिखा था, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि क्या थी? कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि है वो क्या थी? तो 78 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 78 ईस्वी, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, आत्मा की शुद्धि शरीर को कष्ट देने से होती है, बिल्कुल सही है। केवल ईश्वर ही आत्मा को कैवल्य प्राप्ति में मदद करता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, इसमें 176 नंबर प्रश्न है, यूप का संबंध किस स्तंभ से है? यूप का संबंध है वो किस स्तंभ से है? तो ये दोस्तों यज्ञ स्तंभ से है यूप का संबंध, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्रित दूसर मध्यभांड का संबंध किस काल से है? तो किस काल से है? तो ये दोस्तों वैदिक काल से है चित्रित दूसर मध्यभांड का संबंध, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहत सिक्के के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य धातु थी। आहत सिक्के के निर्माण में प्रमुख मुख्य धातु थी, तो वो धातु कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों तांबा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 179 नंबर प्रश्न, प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख है वो नहीं मिलता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल विवाह का उल्लेख है वो नहीं मिलता, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख है वो नहीं है, तो वो है ब्रह्मा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो वो है 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो कौन सी धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो दोस्तों सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों महान स्नानागार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महान स्नानागार, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया था? तो ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, 1900 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने?
तो यहाँ पे देखिए कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने, तो दोस्तों भगवती की आराधना करके दोस्तों प्रतिभाशाली बने थे। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो है दोस्तों अरिकमेडु। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा अरिकमेडु। आगे देखिए, हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था, तो वो है दोस्तों देखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग, बोधिसत्वों की पूजा, मूर्ति पूजा। तो ये तीनों कारण थे, लेकिन धन की लालसा नहीं थी, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 188 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संप्रदाय का वास्तविक नाम क्या है जिसे बाद में जैन धर्म कहा गया। जिसे बाद में जैन धर्म कहा गया तो वो है निर्ग्रंथ। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्ग्रंथ। आगे देखिए, महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों कहाँ पर, तो जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपनिषद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है ये उपनिषद से संबंधित नहीं है, तो वो है दुख सिद्धांत है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुख सिद्धांत। आगे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ है। गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ है, तो वो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय संगम का स्थान था। तो दोस्तों द्वितीय संगम का स्थान है वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों कपालपुरम। कौन सा, कपालपुरम। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कपालपुरम। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे। तो दोस्तों सिंध सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चावल की खेती है वो नहीं करते थे। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी, तो ये दोस्तों कनिष्क के समय संपन्न हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कार्ले किसके लिए प्रसिद्ध है। कार्ले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों कनिष्क के लिए, कार्ले है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कार्ले। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, स्यादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है। स्यादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन धर्म से। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों अथवन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अथवन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, तो देखिए गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति गिरी। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति गिरी, ये दोस्तों इसमें कथन है वो सत्य है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो दोस्तों राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी पुस्तक में। और यह पुस्तक है ये कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और प्राचीन भारत के इतिहास का आज का अपना अंतिम प्रश्न है, तारीख ए हिंद का लेखक कौन है। तो दोस्तों तारीख ए हिंद का लेखक है वो अलबरूनी है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के मैंने आपको टॉप 200 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और आपने ये 200 प्रश्न हैं वो देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन प्रश्नों को दोस्तों रट लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अभी तक पूरे भारत में ये बार बार पूछे जा चुके हैं ये सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में। तो मित्रों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।